बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे मुख्य अतिथि इंजीनियर लाल बहादुर जी, हमारे साथी सहयोगी डॉक्टर अंकुर गौतम जी, हमारे बगल बैठे प्रधान जी और डॉक्टर साहब नीश जी, और मंच पर बैठी दो महिलाएं, हमारे तमाम सारे बहुजन शेरों और हमारे घर की इन शेरों को शेर बनाने वाली हमारी महिला, हमारी बेटियों, जब कभी इस तरीके से कह दिया जाता है कि आरडी आनंद, तो कभी कभी बड़ा गंभीर हो जाता है कि मैं जिस तरीके से ये हो गया कि आरडी आनंद बोलेंगे, आरडी आनंद मुख्य वक्ता हैं, तो कभी कभी ये लगने लगता है कि मैं क्या बोलूं, कहाँ से बोलूं, बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, सही होगा कि नहीं सही होगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। तो एक पूरा का पूरा ऐसा लगने लगता है कि मैं कैसे इसको संचालित करूं, कैसे आपको संबोधित करूं। खैर, मैं चाहता हूं कि जो बिल्कुल सुस्त बैठे साथी थे या जो हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां जो हैं, वो बिल्कुल सुस्त ना रहें, क्योंकि यहाँ सीखना ही है। और हम लोग ना सिर्फ सिखाते हैं बल्कि अपने बोले हुए को भी सुनते हैं और ये सोचते हैं कि हमने कहाँ सही बोला और कहाँ हमसे चूक हो गई, या हमें समाज के लिए कितना करना चाहिए था। ये हम अपना मूल्यांकन स्वयं करने लगते हैं। तो जब लगता है कि हमारी सारी बहन बेटियां जो बैठी हैं वो हमारे बातों से इत्तेफाक कर रही हैं, हमारे बातों को सुन रही कहीं, तब लगता है कि बाबा साहब जयंती मनाना, एक 14 अप्रैल आ गया या अप्रैल का महीना आ गया कि अप्रैल महीने में बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जाएंगी। हम लोग 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक अप्रैल महीने में बिल्कुल बुक रहते हैं, कहीं ना कहीं रोज जाना पड़ता है। पिछली साल सिर्फ 1 दिन मुझे मौका मिला था कि जब मैं 1 दिन घर पे था और 29 दिन लगातार हमको स्पीच देना पड़ा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं इसमें रेफरेंस में पहले थोड़ा सा अपना परिचय बता दूँ। मेरा नाम है आरडी आनंद। हमको पीएचडी की डिग्री मिल गई, पीएचडी और डीलिट की एक बड़ी डिग्री होती है। पीएचडी जिसे बीएड करते हैं तो 2 साल लगते हैं, जब पीएचडी करते हैं तो 5 साल लगते हैं। तो वो 5 साल करने के बाद माना जाता है किसी सब्जेक्ट पे, जैसे ये गेहूं है तो गेहूं कैसे बोया जाएगा, सारे लोग बो रहे हैं, आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट आते हैं, जिन लोगों ने जिसकी उम्र इस समय 50 साल जिनकी है, उन लोगों ने देखा है कि पहले जो खेतों में हमारे बचपन के दौर में बहुत थोड़ा थोड़ा कहीं किसी के खेत में बालियां अच्छी दिखती थी, नहीं बालियां अच्छी नहीं दिखती थी, बिल्कुल उरट रहता था। उरट जैसे कहते हैं, बंजर, कहीं यहाँ जमा है, कहीं वहाँ जमा है, कहीं वहाँ जमा है। और जिनके यहाँ हाइब्रिड आ जाता था, जो संपन्न होते थे वो हाइब्रिड लाते थे, तो हाइब्रिड जब खेत में डालते थे और सींचते थे और खाद जो है यूरिया डाई जब देते थे, तो उनके खेत बहुत समतल और बालियाँ बहुत अच्छी होती थी। तो हम लोग दर्शन करने जाते, देखते थे। आज के 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब की बात नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो उसमें हम ये रिसर्च करते हैं, हम लोग मंथन करते हैं कि ये खेत क्या डाल रहा है, कौन सा खाद डाल रहा है, कौन सा बीज डाल रहा है, क्या चीज़ है जो इसके खेत में खूब है और हमारे खेत में नहीं होता है। तो जो उसका अध्ययन करते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, तो वो कहते हैं ये तो भैया पीएचडी हो गए। कई बार व्यंग भी कहते हैं कि तो बढ़िया, बहुत बड़ा जो है पीएचडी है ये। तो वो पीएचडी की एक डिग्री होती है एक सब्जेक्ट में। हम लोग जैसे बाबा साहब के बारे में हमने पढ़ा, बाबा साहब के बारे में खूब पढ़ा, तो बाबा साहब के बारे में खूब पढ़ा। एक हुए थे मार्क्स को भी मैंने खूब पढ़ा। इन दोनों टॉपिक को मिला करके मैंने जब लिखा तो उस पर हमको पीएचडी की उपाधि मिली कि आरडी आनंद ने जो है बहुत इस पे पढ़ा और बहुत समझा है। तो एक विद्वान के रूप में एक मान लिया जाता है, एक एक्सपर्ट के रूप में मान लिया जाता है।
तो हमको पीएचडी, उसी के बाद एक डीलिट की उपाधि होती है वो भी हमको मिल गई। तो और मैं यहीं अमोढ़ा, आप लोग जानते होंगे अमोढ़ा बाज़ार, छावनी के पहले विश्वेश्वरगंज के बाद मेरा घर बुझौकापुर मेरा घर है। इत्तिफाक ये नीरज आपके गांव के और परदेसी ये दोनों मेरे साथ पढ़ते थे, मैं इनके साथ पढ़ता था, नीरज के साथ। परदेसी नहीं हैं आपके, नीरज अभी भी हैं, रिटायर हो गए। धर्मपुर ज्वाला प्रसाद जो हरिराम मास्टर साहब बेटे हैं वो मेरे साथ पढ़ते थे। एक दौर था कि मैं हमेशा यहीं रहता था, लेकिन आज मैं भी बात कर रहा था कि आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। लगता है कि जो ये पूरा मेरे लिए नया इलाका है, मैं आपके लिए नया हूँ, लेकिन मैं बहुत यहाँ, अब ये बच्चे जो है हमारे सामने पैदा हुए हैं, पैदा होकर के बड़े हुए हैं और बड़े होकर के आज ये आगे निकल के आ रहे हैं। बाबा साहब की बात हम कहें ना कि कोई परंपरा नहीं कि 14 अप्रैल शुरू हो गया तो या अप्रैल महीना शुरू हो गया तो हम मना रहे हैं। आखिर क्यों मना रहे हैं? जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? दोपहरिया में यहाँ बैठे हो, अभी आज तो खैर लू नहीं चल रहा है उतना, लेकिन फिर भी गर्म हवा है, खेत काटना है, तमाम सारे लोगों को जैसे लगा है मन में कि यार नहीं गेहूँ जो है बिल्कुल जो है इस समय काट लो, नहीं बारिश का मौसम, बारिश आ जाए या और कोई बात हो जाए। 2-3 दिन पहले बारिश हुआ, आंधी आई, तो आपके सामने बड़ी दिक्कतें हैं, कटवाना है, दवाना है, घर में अनाज को रखना है। ऐसी स्थिति में आप यहाँ बैठे हैं। चंद्रभान और इनके तमाम सारे साथियों को के कहने पर तो एक बात है, ये लगता है कि एक बाबा साहब कोई और पैदा हो रहा है। चंद्रभान अगर यहाँ से निकल रहे हैं, इनके साथी अगर निकल रहे हैं, तो एक बाबा साहब कोई और पैदा हो रहा है। जब यहाँ पर आपके सम्मुख डॉक्टर अंकुर बोल रहे हैं, अभी जो है इंजीनियर साहब बोलेंगे, या कोई भी साथी जो है, अभी जो है मान्यवर अनिल गौतम जी के जो है साथ में साथी जो है वो नहीं आए, वो नहीं आ पाए, आप बोले, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें आपको भी देख करके गर्व होता है कि ये लड़के जो निकल रहे हैं ये कौन हैं? ये जो लड़के ईमानदारी से निकल रहे हैं, लड़के या लड़कियां, ये बाबा साहब हैं। क्यों बाबा साहब हैं? क्योंकि बाबा साहब को पढ़ करके, बाबा साहब को सोच करके, अपने समाज को सोच करके कि समाज में ये ज़रूरतें क्यों हैं यहाँ बोलने की। हम विद्वान बन करके बोल रहे हैं या आवश्यकता है बोलने की? यहाँ चंद लोग हैं, हम बोलते हैं तो कई बार हज़ारों की भीड़ होती है, कई हज़ार लोग होते हैं, वहाँ पर भी बोलना पड़ता है। लेकिन कई बार होता है कि 150 लोगों के बीच में हमें बोलना पड़ता है, अपनी घर में बहन बेटियों के बीच में बोलना पड़ता है। तो लगता है कि चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद लोग तमाम, जिस चंद्रभान जैसे लोग, वीरेंद्र जैसे लोग, ये तमाम सारे साथी, जितेंद्र जैसे लोग, ये तमाम लोग, अनीश जी या प्रधान जी, हमसे ज़्यादा हम शहर में रहते हैं। मैं फैज़ाबाद में रहता हूँ, फैज़ाबाद में रहता हूँ, तो मैं शहर की तमाम सारी चीज़ों को जानता हूँ, गांव की बहुत सारी बारीकियों को नहीं समझता। ये हमारे आँख हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, ये गांव की एक एक चीज़ों को समझते हैं, एक एक राजनीति को जानते हैं, एक लोगों के व्यवहार को जानते हैं कि कौन कैसे, कौन टांग खिंचाई करता है और कौन अपने हाथ पे हमारा पैर रख करके हमें आगे बढ़ाता है। तो आज ज़रूरत है कि एक अंबेडकर अगर कोई पैदा हो रहा है तो उसको अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर एक महामानव बनाने के लिए हमारा काम है। क्योंकि जब ये हमारा नेतृत्व करेगा तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अमूमन होता क्या है, हम भी कुल मिलाकर के गांव के हैं, आते हैं गांव में, कई बार बड़ी निराशा सी होती है। मैं जिस गांव का हूं, मैं जब गांव में पहुंचूंगा तो लगेगा कि मैं कहाँ का एक सियार आ गया। लोग देखेंगे कह रहे जैसे ये तो पढ़ा लिखा है, ये सियार है। हमको हन्हा जो है बैल उस तरीके से देखते हैं कि ये कौन ऊंट खड़ा हुआ है। यानी हमसे क्या लेना चाहिए? आप लोग तो बड़ी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने गांव में जहां पैदा हुए, वहीं जिनको सीखना चाहिए वो नहीं सीखते हैं। जो घर के लोग हैं, बगल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो बच्चे जिनको सीखना चाहिए कि ये बड़े हैं, ये बाबा साहब को पढ़े हैं, कुछ कह रहे हैं, करना चाहिए। आरबी तीसरण जी ने शुरू किया हरैया में। उस समय बहुत सारे लोग, रामकरण आर्या जैसे लोग उस समय थे, उनके फॉलोअर्स में तमाम सारे लोग
बहुत सारे लोगों को जो है हमारे ये नौजवान साथी सब जानते हैं, अरैया जो है समित पर जाते हैं, इंजीनियर साहब जाते हैं। इतना उन्होंने मेहनत किया कि एक जो है गर्भवती महिला उनको छोड़ करके उनको जेल में रहना पड़ा, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन था कि भगवान बुद्ध और धम्म जो उन्होंने पढ़ा था उसको भगवान बुद्ध और धम्म को कैसे समाज में लागू किया जाए। आज आप लोग हो खूबसूरत कपड़े पहन करके यहाँ आप लोग बैठी हो, हमारे लड़के बैठे हैं जीन्स पहन करके टहल रहे हैं, रात में जीन्स पहन के सोते हैं। हम लोग जब बचपना था हमारा, मेरा अपना, उस अपने बचपने में हमको ना जीन्स नसीब सी ना पैंट नसीब था, एक नाइकर पहनते थे वो भी पटरहवा, एक पैजामा किसी तरीके से हो जाता था, एक शर्ट साल भर में वो भी 20 जगह से फटा होता था, और उसको ले करके हम लोग जो है पहन करके स्कूल जाते थे। बोरा ओढ़ते थे, छाता नहीं था कि छाता जाएं, कोई कोट नहीं था, कोई स्वेटर नहीं था। बीए कर लिया हूँ, एमए में गया हूँ, तब जाकर के हमारी बुआ ने एक स्वेटर खरीदा था, एक बनियाइन खरीदा था। हम कहे बनियाइन नहीं पहनते हो? हम कहे बुआ हमको पता ही नहीं बनियाइन होती क्या है। मैं बीए कर लिया, मैं वो स्टूडेंट हूँ आज यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे बनियाइन नहीं पता थी जब मैं एमए कर रहा था, क्योंकि वो स्थितियाँ ही नहीं थी, खाने को नहीं आटता था, तो हम पहनने की क्या बात करें। आज अगर पहनने को आट रहा है इन बच्चों को, डॉक्टर साहब ने कहा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हमारी बेटियों को, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी नहीं, बेटियों की भी जिम्मेदारी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अलग से खरीदेंगे तो 100-150 की किताब है, अगर बाबा साहब की पूरी वॉल्यूम खरीद लेंगे तो वो 40 रुपए की किताब है, जिसमें कई किताबें मिल करके एक किताब है। बाबा साहब की वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो किताब जो है कई किताबें मिल के इतनी मोटी है, नहीं तो 35-40 पेज की वो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा उन्मूलन। हम जाति प्रथा उन्मूलन क्यों पढ़े हैं? और ये बात सिर्फ बेटियों की नहीं है, ये बेटों की भी है। मैं जोघाटा में बोल रहा था तो मैंने रात में, हमने कहा कितने लोगों के पास से बाबा साहब की वॉल्यूम्स हैं। अगर मैं वही सवाल यहाँ पर रिपीट करूँ, कपड़े तो आप जीन्स जो है 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार की, 3-3 हज़ार की जीन्स आप खरीद लेते हैं, जूता आप जो है 3-3, 4-4, 55 हज़ार का खरीद लेते हैं, उसके लिए पैसे आ जाते हैं। लेकिन बाबा साहब की वॉल्यूम्स को सजा के घर में रखना कि मेरी बेटी भी पढ़ेगी, मेरी बहन भी पढ़ेगी, कोई साथी आएगा वो भी पढ़ेगा। डॉक्टर अंकुर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की है, आर.डी. आनंद ने भी उसको रिपीट किया है। ऐसी स्थिति में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा जाना चाहिए। जय भीम। ऐसी स्थिति में जो है उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। मैं 200 पेज वन स्ट्रोक में पढ़ता हूँ, मैं नहीं कहता कि आप भी 200 स्ट्रोक हम ज़बरदस्ती करें, लेकिन मैं एक बार बैठता हूँ कोई किताब पढ़ने के लिए तो 200 पेज एक बार मैं बैठ करके पढ़ के तब उठता हूँ। और वो अगर 40 पेज की किताब है, 56 पेज की किताब है, तो वो एक बैठा हुआ में, हम कहते हैं एक दिन में आप पढ़ लो, एक पढ़ो और उसको जो है ले करके कापी कलम ले करके जो है कि कौन सी लाइन ज़रूरत है। जैसे उसका चैप्टर नंबर 20 बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो चैप्टर नंबर 20 है, मोबाइल में भी है बच्चे लोग, हाँ ऐसा नहीं कि किताब नहीं खरीद पाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मोबाइल में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको आप खोलेंगे तो आप देखेंगे। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 20 को, जब चैप्टर नंबर 20 को आप देखेंगे तो उस 20 में ये लिखा है कि कैसे हम गैर जातियों में शादी विवाह जो होती है, अंतरजातीय भोज और विवाह जो एक चैप्टर है, अंतरजातीय भोज और विवाह इस जाति प्रथा को कमज़ोर करेगा। तो उसमें डिबेट भी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई सारे जगहों पे अंतरजातीय विवाह होने लगे तो हो जाएगा, अंतरजातीय भोज होने लगे तो ये तमाम सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अंतरजातीय भोज और विवाह कोई जो है ब्राह्मण जबरदस्ती आपके यहाँ शादी तो नहीं करेगा, अंतरजातीय आप चिल्लाते रहो तो नहीं करेगा। या हमारी बेटी अभी गलती से किसी को किसी ब्राह्मण लड़के से प्यार हो जाए तो कोहराम मच जाएगा, प्यार शब्द ही गलत है, कहेंगे कि अरे यार प्यार कर लेना ही अनर्थ हो गया। और अगर कहीं बेटी ने कर लिया या
बेटे ने ब्राह्मण लड़की से जो है प्यार कर लिया, तो एक तरफ तो आप कहते हो कि जो है जात ये भोज और विवाह उसका कारण हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप ही कहते हो कि नहीं, ये तो जो है बिल्कुल गलत है, ये नीत नैतिकता के विरुद्ध है। कोई भी बहन बेटी या कोई भी बेटा, कोई भी बाप तैयार नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा। दूसरी तरफ हमारे अंदर एक वैमनस्य भी है कि ये ब्राह्मणों ने सब कुछ गड़बड़ कर रखा है, हम रोज चिल्लाते हैं। तो ब्राह्मणों ने गड़बड़ कर रखा, ब्राह्मणों ने जाति बना रखी है, तो ऐसी स्थिति में जाति तोड़ने की बात अगर बाबा साहेब ने की है तो आप तोड़ोगे कैसे? कोई विकल्प तो निकालना पड़ेगा। बाबा साहब ने जाति प्रथा उन्मूलन, उस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति प्रथा को तोड़ने की बात करी कि कैसे कैसे जातियां हम तोड़ना चाहते हैं और टूट नहीं रही हैं और टूटेंगी नहीं। उसके लिए क्या बाबा साहब ने कहा कि वेद पुराण श्रुतियां स्मृतियां, इसमें सब में डायनामाइट लगा देना पड़ेगा। अब डायनामाइट लगाएंगे तो क्या होगा? बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी, उसको उस समय की परिस्थिति दूसरी थी, लेकिन आज आप मनुस्मृति जला दीजिए तो चाहे जितने अच्छे घर के हों, लोग आकर के घेर के मार देंगे। आज तो एक दूसरा खौफ का माहौल हो गया है। उनका आज कल उतना वर्चस्व रहा होगा, लेकिन आज उनका वर्चस्व तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हर जगह आतंक ही आतंक फैला हुआ है। जिस बाबा साहब ने शिक्षा की बात करी कि हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए, बाबा साहब हम लोग भी यही भाषण देते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारी बहन बेटियां, हमारी माएँ भी इस चीज़ को जानती हैं कि नहीं, बच्चे को स्कूल जरूर भेजना है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? जितनी भी सरकारें आई उन्होंने तो जो गड़बड़ किया। जो वर्तमान सरकार है वो क्या कर रही है? वो स्कूल कॉलेजेस को बंद कर रही है। टीचर्स जितने जो है 59,000 जो टीचर्स हुए थे, उन तमाम सारे जो शिक्षा मित्र से हुए थे, उन सारे लोगों को डिमोट कर दिया गया और फिर से उनको जो है धरातल पे ला दिया गया। उनको 10,000 जो है शिक्षा मित्र में कन्वर्ट कर दिया गया। वो टीचर नहीं रहे, फिर वो जो है टीचर नहीं रहे, नौकरियां निकल नहीं रही हैं टीचर्स की, और शिक्षा को प्राइवेट किया जाता रहा है। अभी भी जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा को प्राइवेट कर दिया जा रहा है। हम आप लोगों से भी कहेंगे, जो हमारी औरतें बैठी हैं, शिक्षा आप बच्चे को प्राइमरी में आप नहीं भेजना चाहते हो स्वयं। क्यों? आप भी चाहते हो कि हमारा बेटा एरिस्टोक्रेट हो, बढ़ के ब्लू मून्स में पढ़े, फलाने में पढ़े, अंग्रेजी मीडियम से पढ़े, लेकिन प्राइमरी में नहीं पढ़े। तो प्राइमरी तो धीरे 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 करके ये हमारे सिचुएशन में ला दे रहे हैं कि प्राइमरी को वो बंद कर देंगे, टीचर्स को हटा देंगे और नौकरियां रह नहीं जाएंगी। खेत खलिहान हमारे पास न तब थे न अब हैं, तो पढ़ोगे कैसे? हम लोगों ने तो किसी तरीके से नौकरियां कर ली थी। डॉक्टर साहब तो किसी तरीके से डॉक्टर हो गए, आप डॉक्टर साहब हैं, किसी तरीके से डॉक्टर हो गए, लेकिन गिने चुने कुछ लोग बचेंगे और लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे? हमारी बेटियां क्या करेंगी? हम तो यही कहते हैं ना, अपनी बेटी के लिए यही सोचते हैं कि एक अच्छा दामाद मिले नौकरी वाला, लेकिन जब नौकरी नहीं रहेगा तो दामाद भी नहीं मिलेगा, तो बेटी क्या जो है बिन ब्याही बैठी रहेगी। तो इसके लिए एक समय बाबा साहब के बाद कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम जी आए। मान्यवर कांसीराम जी ने क्या किया? वो जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, 7 बार किताब पढ़ी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 7-8 बार, रात भर में 7-8 बार पढ़ी उस किताब को, और डिस्टर्ब हो गए कि बाबा साहब ने जाति प्रथा उन्मूलन की बात की है। उन्मूलन का मतलब कि जाति खत्म कर दी जाएगी। बाबा साहब सोचते थे कि ये जब जातियां नहीं रहेंगी, ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, लाला, शेड्यूल्ड कास्ट, धोबी, पासी, चमार, ये कुछ नहीं रह जाएंगे। सारे लोगों का जैसे जो है एक वोट का जो है एक मत का एक वैल्यू हुआ, वैसे एक आदमी की एक वैल्यू, 1 मैन 1 वैल्यू, यानी जो ब्राह्मण का वैल्यू होगा सामाजिक, वही एक शेड्यूल्ड कास्ट का, धोबी, पासी, चमार का भी वही वैल्यू होगा। ये नहीं कि वो निकल रहे हैं तो बाबा पाए लगी और हम निकल रहे हैं तो का रे फलनवा,
ये नहीं रह जाएगा। वो भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम बराबर के हैं। हमारी जो शरीर है, हमारी जो बहन बेटियों की शरीर है, उनके शरीर या उनकी बहन बेटियों से कहीं कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ मान्यता की बात है कि उन लोगों ने हमको चमार कह दिया, नीचा कह दिया और कहते चले आए। तो बाबा साहब ने कहा कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब मान्यवर कांसी राम जी आए तो क्या देखते हैं वो कि ये तो नामुमकिन सा है। बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि ये नामुमकिन है जातियों को ख़त्म करना। अगर ख़त्म करना है तो हमारी एक धार्मिक अवधारणाएं होती हैं। पढ़े लिखे लोगों से हम नींद में मत रहिए, पढ़िए सुनिए। ये समझिए कि एक कार्यशाला है। जब भी हम यहाँ बैठे हों तो ये समझ लीजिए कि एक कठिन घड़ी है, कार्यशाला है। और जितनी देर आप यहाँ पर हैं मन लगा करके कि क्योंकि जो ऐसे लेक्चर्स बड़े रेयर होते हैं, हमें भाषण देने की शौक़ होती है, लंबा लंबा छोड़ करके चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति से रूबरू एक एक बातें करें जिससे आप महसूस करें कि हाँ वास्तव में जो है चेंज करने की ज़रूरत है। और चेंज कौन करेगा? बूढ़े बुजुर्ग जो है नहीं करेंगे। हम लोग चेंज करने नहीं आएंगे। लंबा लेक्चर दे सकते हैं लेकिन चेंज जिनमें अग्नि है, ऊर्जा है, ताकत है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, वही कर सकता है। अभी इंजीनियर साहब ने कहा ना कि जैसे जैसे इंजन गरमाएगा तेज होता जाएगा। तो वो वाली बात है कि ये चीज़ समझिए। लेकिन हम चाहे जितना गरमाएंगे लेकिन हमारी एक्टिविटी में वो तमाम सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी जो आप लोगों में। इसीलिए जो होता है कि जो मेरे अंदर ऊर्जा है, जो मेरे अंदर समझ है, जो हमने पढ़ा है, इत्तेफाक हम इतने दिनों तक यहाँ भाषण नहीं देने कभी पहुँचे, लेकिन अब भाषण मान लिया दे रहे हैं तो उसका एक यूज़ होना चाहिए। वो मैं चाहता हूँ कि आर.डी. आनंद ने जितना सीखा है, जितना जाना है, आप में ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि मेरे अंदर रह करके कोई मतलब नहीं है उसका। मैं जितना जानता हूँ वो ट्रांसफ़र हो जाए। मेरी जितनी उत्कंठा और इच्छा है आप लोगों में, इन बेटियों में, बहुओं में ट्रांसफ़र हो जाए। ये आग तब जाकर के जो है क्रांति होगी। तो मैं बात कर रहा था बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और जो है जातियों का ध्रुवीकरण। कांसीराम जी ने जब उसको पढ़ने के बाद कहा कि ये जाति प्रथा तो टूट नहीं सकती है, क्या करें? तो उन्होंने कहा इन जातियों को एक तो कर सकते हैं, एक करके इनके पैरेलल खड़ा कर देना है। जो उन्होंने कलम का उदाहरण दिया था कि ये कलम जो है इस तरीके से है, ये जो कलम है इस तरीके से है और इसको ये इस तरीके से कर देना है, बराबर कर देना है। समाज हमारा कैसा है? इस तरीके से, यानी यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट है और यहाँ पर ब्राह्मण है। और ये अगर ऐसे रहा तो ऐसे रहेगा, ये नीचा रह जाएगा पद दलित, और ये जो है शोषण करता रह जाएगा। तो मान्यवर कांसीराम ने कहा कि जाति प्रथा तो खत्म नहीं हो सकती है, तो हमें कलम को इस तरीके से आमने सामने तो कर ही सकते हैं। और ये जो 15% का कॉन्सेप्ट अभी आपने बताया था कि यही दिखता हमेशा, ये नीचे रखता है, ये दिखता है, यानी 15% ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, ये तमाम सारे बनिया, ये सब मिल करके 15% हैं। 100 लोग होते हैं तो 100 में 15 लोग हैं जो मज़ा कर रहे हैं, जिनके पास खेती है, नौकरी है, फैक्ट्रियां हैं। और हमारे पास क्या है? न खेती है, न नौकरी है। बाबा साहब ने संविधान बनाया और शिक्षा की बात करी कि शिक्षित हो जाएंगे तो कुछ, जब शिक्षित हो जाएंगे कुछ आरक्षण मिल जाएगा तो हमारे लोग इतने हो जाएंगे कि ये लोग अपने लिए लड़ सकेंगे, अपना अधिकार मांग सकेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या पहुंच गई है कि आज स्थिति ये पहुंच गई है कि शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है कि हम शिक्षित भी नहीं हो पाए। सारे के सारे को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, हमें आरक्षण भी नहीं मिलेगा। बहुत बुरी परिस्थिति में। तो आज अगर जाति प्रथा तोड़ा, बाबा साहब के अनुसार अगर हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम समाज को एक नहीं कर सकते हैं, न धोबी पासी, न चमार, न पंडित, न ठाकुर, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मान्यवर कांसीराम जी ने जो कहा था कि उनके सामने तो खड़े हो सकते हैं। आप, हम 22.5% हैं। ओबीसी के लोगों को लेकर के जो बैकवर्ड जातियां हैं
इनको लेकर के हम 85% हो जाते हैं। ये है वोट की राजनीति। और बाबा साहब की एक था कि वो संवैधानिक रूप से करके इस तरीके से कर लिया जाए। हमारे सामने दोनों बातें हैं। अभी बाबा साहब की बात खत्म नहीं हुई है कि बाबा साहब जाति प्रथा उन्मूलन कर रहे थे तब नहीं हो सकता है, तब नहीं कर सकते, या मान्यवर कांसी राम ने कह दिया। मान्यवर कांसी राम ने जातियों के ध्रुवीकरण को करके आपको जो है उनके सामने राजनीति करने के लिए खड़ा कर दिया। बहन मायावती जी अगर 4 बार मुख्यमंत्री हुई तो इसी वजह से हुई कि वो समाज में हमने जो है अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बना करके हम उनके सामने खड़े हुए, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने पे जो संविधान में हमारा था अधिकार, और उसको दिखाया कि हमारे घर की पुरुष ही नहीं हमारी महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है, आईएएस बन सकती है, पीसीएस बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, और हमारे लड़के भी कल को जो है मुख्यमंत्री और जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये, लेकिन ऐसे नहीं होगा। चंद्रभान अगर यहाँ पर कामरेड चंद्रभान के नाम से है तो आपको ये देखना होगा कि ये एक लड़का किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई जब इस तरीके से एक लड़का बनता तो कहें कि ये तो बर्बाद गया, ये तो हमारा हो गया, अब ये तो गया कि किसी काम का, पढ़ना लिखना छोड़ चुका है। लेकिन अगर आप लोगों का सही दृष्टिकोण होगा और आप लोग इसको जो है छाएंगे, छोपेंगे, तो ये कल को डॉक्टर अंबेडकर बनेगा। यही लड़का और यही जो है आपको मान, अभिमान, सम्मान सब दिलाएगा और आप इसके साथ कंधा से कंधा मिलके लड़ेंगे। लेकिन जब ये सोच रहेगी तब, और ये रहेगी कि ये तो बर्बाद हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता। आज मैं देख रहा हूँ कि चंद्रभान और इनके साथियों ने यहाँ पर आप कम से कम 100 लोगों को यहाँ पर, और बड़े बड़े अच्छे साथियों को बुलाया। इंजीनियर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए, इतने लोग आ करके यहाँ आप लोग सब बैठे हो और बहुत धैर्य से सुन रहे हैं, धैर्य से सुन रहे हैं। तो ये देन किसकी है? ये देन जो लड़का अपना, कबीरदास जी ने कहा था, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। तो सही बात है, ये बात होती है। इनको पढ़ के आईएएस पीसीएस होना चाहिए, मजा करेंगे जीवन भर। बाबा साहब के भाई नौकरी करते थे और बाबा साहब राजनीति में अपना इंटरेस्ट लेते थे। बाबा साहब के भाई रोज डांटते थे कि अरे क्या कर रहे हो, क्या फायदा पाओगे, तुम्हारे बाल बच्चे मर जाएंगे। और ये सही बात है। उनकी पत्नी रमाबाई कंडा पाते पाते, और स्वयं बच्चे तो मरे ही मरे, वो स्वयं भी बहुत कम उम्र में जो है बलिदान हो गई। तो ये किसके लिए हुई? बाबा साहब को पढ़ाने के लिए। और बाबा साहब को पढ़ाने के लिए सिर्फ ये नहीं था कि बाबा साहब नौकरी करेंगे, बाबा साहब का उद्देश्य था कि हम समाज के लिए करेंगे। तो वो रमाबाई समाज के लिए जो है बलिदान हो गई। तो हमारा कोई भी बच्चा जब निकलेगा, कुछ करेगा, तो समाज के लिए करेगा। इंजीनियर साहब उतनी दूर से बस्ती से चल के आए, हम लोग फैजाबाद से चल के आए, तो ये समाज की एक चिंता रहती है हमें कि नहीं हमारा समाज, हम जानते हैं कि मैं कुछ नहीं चेंज कर सकता, मैं कोई बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन इतना तो है ही है कि वहाँ से आकर के एक चिंगारी जो इसमें जल रही है लड़के में, उस चिंगारी को एक सपोर्ट तो कर सकता हूँ। और कुछ बातें जो मेरे जहन में हैं जो मैं बता सकता हूँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा और साथियों ने कहा कि आरडी आनंद करेंगे, वो कर सकता हूँ। अब मैं एक दूसरी टॉपिक पे आता हूँ, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा आप लोग, मतलब ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा कि आप लोगों को लगे कि ये बोर कर रहे हैं? हाँ, आप लोग बताइएगा, नहीं तो जी हाँ, वो इससे हमको बल मिलता है कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे लगता है हौसला कि मैं बोलूँ और बताऊँ। और जब ये होता है कि नहीं यार बोलना बंद कर देता तो अच्छा रहता, तब लगता है मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। बाबा साहब ने कहा था ईश्वर नहीं है, बाबा साहब ने कहा था ईश्वर नहीं है, और वो उन्होंने बुद्ध से सीखा था, अपने ज्ञान से सीखा था और बुद्ध से सीखा था। ईश्वर नहीं है, गौरी, गणपत, राम, कृष्ण, ये सब ईश्वर नहीं है। मैं इनमें कोई विश्वास नहीं रखूंगा। 22 प्रतिज्ञाएं करवाए थे बाबा साहब अपने अपने बच्चों से, बेटियों से, बच्चों से। आप लोग इसको निकलवा करके देखिए कि 22 प्रतिज्ञाएं, कैलेंडर कभी कभी होता है, कैलेंडर में लिखा होता हम लोगों के 22 प्रतिज्ञाएं। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म भी अपनाया था,
बौद्ध धर्म अपनाया तो बौद्ध धर्म में सिंदूर की कोई बात नहीं है। बौद्ध धर्म से जितनी शादियां होती हैं, हम लोग यही कोशिश करते हैं, हमारे तमाम सारे लोग, कि सिंदूर नहीं लगवाया जाएगा, सिंदूर नहीं लगवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें स्त्रियों से संबंधित कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। इसमें आप लोगों को अपने घर के पुरुषों से बात करनी चाहिए कि तुम लोग भाषण तो इस तरीके से देते हो, लेकिन एक दिन भी बिना सिंदूर के मुझे देखना पसंद नहीं करते हो। क्यों? तुम लोग जो है आगे बैठते हो चेयर पे और हमें आगे नहीं आने देते हो। क्यों? एक बच्चे को पढ़ाने के लिए दिनों रात मेहनत करते रहते हो, अपनी चमड़ी तक बेच देते हो, लेकिन वहीं पे ये चिंता नहीं होती है कि एक बेटी है, बहू है या बीवी है, उसको भी अभी साथी कह रहे थे कि पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए, कोई उम्र नहीं होती है। तो यही पुरुष वर्ग इस जो है महिला वर्ग को, जिसकी कोख से जन्म लेकर के इतना बड़ा बनता है, उसी महिला के लिए तमाम सारी चीज़ें नहीं करता है। क्यों? ये चीज़ें आप लोगों को, लेकिन आप में भी जब चेतना होगी तब, जैसे कोई महिला, जैसे आप यहाँ बैठी हैं, दो स्त्रियाँ स्त्री वर्ग से, तो आप यहाँ बैठने का जरूर कोई न कोई कारण है, आपको बैठाया गया कहीं से, चाहे उम्र में बड़ी हो, चाहे पढ़ने लिखने में बड़ी हो, चाहे ज्ञान में बड़ी हो, चाहे इनकी सामाजिक मान्यता हो, वो यहाँ पर बैठी हैं। आप इनसे पूछो कि दीदी ऐसा ऐसा क्या है, या बेटी बगल में बैठी है, ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, इनसे पूछो कि ऐसा क्यों है। एक दिन में नहीं कुछ जाएगा, एक दिन में समाज चेंज नहीं होगा। हम लोग बहुत अरसे से देख रहे हैं, लड़ते झगड़ते अपने घर के लोगों तक को नहीं चेंज, अपने घर तक की महिलाओं को, जिनको हम चाहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, वो भी वैसा ही करती हैं। तो हम असफल होते हैं। लेकिन जब आपके दिमाग में रहेगा तो हो सकता है आप जो कर रही हैं, बहू और बेटी में वो चेंज आए, तो बहू और बेटी दोनों एक उम्र की हैं, वो मिल करके कहेंगी नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये स्त्री जात के लिए अपमान है, या हमारी स्वतंत्रता में बाधा है, या हमारे ये कपड़े बाधा हैं, या हमारे ये तौर तरीके बाधा हैं, हम क्रांतिकारी बनेंगे। बहन मायावती जी को आप देखती हैं, बाल नहीं है उनके, छोटे करा दिया, बिल्कुल छोटे करा दिया। साड़ी नहीं पहनती कभी, पहले पहना करती थी, आज साड़ी नहीं पहनती हैं। ऐसा क्यों है? कभी ये देखते हैं कि इन तमाम सारी स्त्रियों को ऐसा क्यों करती हैं? ये क्या प्रभाव पड़ता है? आप साड़ी पहन के आई ठीक है, लेकिन हमारी बेटी भी साड़ी पहने, हमारी बेटी भी लंबे लंबे बाल रखे, हमारी बेटी भी तमाम सारे शौक श्रृंगार करती रहे। क्या है? श्रृंगार सबसे बड़ी होती शिक्षा, जो बाबा साहब ने कहा। इन लड़कियों के लिए भी शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। अगर यह नहीं है तो आप अधीन हो किसी के। एक लड़की की शादी कर दी जाती है एक पुरुष के साथ, और वो उसी के साथ चली जाती है, और जैसा वो चाहता है वैसा करती है। और अमूमन कई बार ये भी होता है, अच्छे पढ़े लिखे लड़कियों की बात कर रहे हैं, उसे सिर्फ एक सुंदर सा कमाऊ पति चाहिए, बस उसको खुद ना कमाना पड़े, उसे संघर्ष ना करना पड़े। ये भी है हमारी बहू बेटियों में। तो ये तमाम सारी चीज़ें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा आप लोगों को। आप यहाँ थोड़े से लोग हो, इस नाते ये बात कह पाना आसान होता है, सुना पाना आसान होता है। अभी बहुत बड़ी भीड़ होती तो ये बात हम कहते और कान से ऊपर निकल जाता शोरगुल में। कोई नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ चंद्रभान या 4-6 लोग हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि 10-20 लोग हम लोग हैं, कह सुन रहे हैं, भाषण सा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो हो गया जाति प्रथा को कैसे, बाबा साहब ने जो कहा था कैसे किया जाए, दूसरे शिक्षा की बात कही थी, तीसरे ये धर्म को, कि हम तमाम सारे लोगों को बौद्धिस्ट हो जाना चाहिए, हमको हिंदू नहीं रहना चाहिए। लेकिन यह ऐसा बवाला है कि हम हिंदू छोड़ करके बौद्धिस्ट हो जाएं। एक तो पहली बात तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम वहाँ पे दबे कुचले और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे साथ छूत व्यवहार हो रहा है, आज भी हो रहा है, चाहे जितना आप कर लो, लेकिन आज भी छूत व्यवहार हमारे साथ खूब होता है। एक ब्राह्मण औरत अपने घर में या अपने उसमें बैठा करके कभी नहीं खिलाएगी, वैसे दोस्ती भले कर ले, नहीं करती है। तो वो आप और आपको मान सम्मान चाहिए, तो या तो वो आपको आपके साथ व्यवहार ठीक करे, या आप उससे अलग हो जाओ। तो बाबा साहब ने क्या किया था?
बाबा साहब अलग हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कहा कि इस धर्म में सुधार करो, अपने धर्म में, हिंदू धर्म में सुधार करो। जब सुधार करोगे, हमें इज्जत दोगे, मान मर्यादा हमारी रखोगे, हमारी औरतों को भी इज्जत दोगे, तब जा करके हम लोग ऐसा करेंगे। अगर नहीं करोगे तो हम छोड़ेंगे। और बाबा साहब ने 20 साल जो है इसको अध्ययन करने में कि दुनिया का कौन सा धर्म है जो सबसे बढ़िया धर्म होगा, और कौन है जो हमको लेना चाहता, कौन नहीं लेना चाहता, कौन अपने में सुधार। तो चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, किसी ने बाबा साहब के हिसाब से अपने को परिवर्तित नहीं किया। अंत में बाबा साहब 20 साल लग गए उनको ये सोचने समझने में कि मुझे बौद्ध धर्म स्वीकार। बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है, जहाँ पे ऊंच नीच छूत विचार जैसी कोई बात नहीं है, और वो ईश्वर जैसी सत्ता में कोई विश्वास नहीं रखता। आज भी आप लोग हो, बच्चों से बहस करो, भगवान नहीं है, ये संसार बगैर भगवान के चल रहा है। देवी दुर्गा काली ड्यूहार नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँगा आपके मन में आएगा, अरे यार कौन सा भाषण दे रहे थे, लेकिन नहीं है। इसको बाबा साहब ने कहा है, इसको भगवान बुद्ध ने कहा है। देवी देवता भूत प्रेत चुड़ैल चमरिया, इसका कॉन्सेप्ट मन से निकालो और अपने बच्चों से सुनो और कहो। और जिनको ये अभुआते हैं, ये झूठे अभुआते हैं या बीमार लोग हैं, इनके बात में मत आओ। बड़े बड़े ओझा जितने हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये कतई सही बात नहीं होती है। इसको अपने बच्चे से सीखो, अपने घर के पुरुषों से, अपने घर की लड़कियों से सीखो। ये चीज़ें नहीं हैं। कई बार हमारी लड़कियों को डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो उनके हार्मोन्स की जो हमारे अंदर रासायनिक प्रक्रिया है, उनकी वजहों से उन लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। इसको समझो, इसको पुरुष वर्ग को भी समझना पड़ेगा, इसको लड़की को औरत वर्ग को भी समझना पड़ेगा कि दिक्कतें क्या होती हैं। बाबा साहब का नाम लेने से सिर्फ बाबा साहब और ब्राह्मणों का विरोध करना नहीं होता है, हमें अपने अंदर का विकास करना है। एक एक गांव में एक एक लोग को विकास करके और जो है कंधे से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा था, पढ़ने की नितांत आवश्यकता है। आप लोग, हम पुरुष वर्ग से कहेंगे और जो नौकरी कर रहे हैं कि किताबें बाबा साहब की किताबें खूब खरीदो, खूब खरीदो, ला के घर में रखो। कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, फिर भी रखो। बाबा साहब की वॉल्यूम्स 40 वॉल्यूम है इस समय, 40 किताबें हैं बाबा साहब की लिखी हुई, वो ला करके अपने, और बहुत महंगी नहीं, 16-1700 रुपए की किताबें हैं। हमने एक एक किताब 10-10 हज़ार की खरीदी, एक किताब 10 हज़ार की खरीदी है, और पूरी किताब बाबा साहब की 1600 में है। क्यों नहीं रखते हैं? रखिए, हर घर में होना चाहिए। जैसे उनके ब्राह्मणों के घरों में, ठाकुरों के घरों में गीता होता है, मुसलमानों के घर में कुरान होता है, आपके घर में भगवान बुद्ध और धम्म होना चाहिए। बाबा साहब की सारी किताबें होनी चाहिए, पढ़ी रहनी चाहिए। ऐसे लगे कि जैसे खूंटी में कोई बढ़िया चीज़ टांगी हुई है, ऐसे लगे जैसे सोने का हार टांगे और रोज़ देखते हो। तो ये किताबें सोने के हार से कम वैल्यू में नहीं है। आज मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, या इतने साल तक नौकरी करता चला आया हूँ, ये बाबा साहब की उसी शिक्षित होने का वो है। आलू खा करके पेट भरा हूँ, एक आलू खा के नहीं, एक आलू रहता था, अम्मा हमको देती, एक दूसरे भाई को और देती थी, और पानी दे देती, पी लो चला जाओ, और हम लोग पानी पीते थे, चले जाते थे स्कूल। कि तो बहुत बुरे दिन देखे हैं। आज हमारे बच्चे उतने बुरे दिन फिर भी नहीं देख रहे हैं, फिर भी समाज बहुत चेंज हुआ है। तो लंबा और गंभीर भाषण हो गया और बहुत देर तक बोल गए हम। अभी और भी साथी हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, मन करता है जब खड़े होते हैं कई बार कि कितनी चीज़ों को बता। देखिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम जो बड़ा गंभीर बोलने वाले व्यक्ति हैं, बहुत गंभीर, लेकिन यहाँ पर हमें सोच के बोलना पड़ रहा है कि कौन सी बातें कहें जिससे गंभीर ना लगे। क्योंकि हमें अक्सर ज़्यादातर बड़े विद्वानों के बीच में बुलवाया जाता है, जब बड़े खूब पढ़े लिखे लोगों के बीच में वहाँ पहुँचता हूँ, तब मैं बताता हूँ कि समाजवाद क्या है, राजकीय समाजवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, और इसको कैसे लेगा, क्रांति क्या है, खून बहेगा तो क्या होगा। बाबा साहब ने कृषि बीमा फलाना ढमाका, इसके जो राष्ट्रीयकरण की बात क्यों की, ये तमाम सारी बातें हम जानते हैं। माहौल नहीं है यहाँ पे इतनी लंबी उस पर चर्चा करने की, तो वो बातें मैंने नहीं बोला। इस नाते मैं उन बातों को बोल रहा हूँ कि जो लगे कि सारे लोगों को सामान्य रूप से जो है हजम हो जाएगा।
तो अगर फिर भी कठिन हो गया है कुछ बातें या कुछ आप लोगों को पिंच करी हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा। आपके घर का ही व्यक्ति हूँ जो है, और मैं यहीं पर बाबा साहब को पुनः एक बार जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद साहब।